आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स, राइट, जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं इन्हें कि ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इनका निर्माण किस लिए हो रहा है? भ्रूण के अलावा जो निर्माण होगा वो है ये इनका निर्माण। ये भ्रूण के किसी भी भाग में पार्ट नहीं लेंगी, ठीक है, भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेंगी, लेकिन निर्माण के समय पे जो भी चीजें, जिन भी सब्सटेंसेस की, जिन भी पदार्थ की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होते हैं जो भी सब्सटेंसेस, उनको ये प्रोवाइड करवा सकती हैं, उनको ये देती हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, राइट। मतलब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रही है या एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। भ्रूण के किसी भी भाग को, किसी भी अंग को ये नहीं बना रही है। दूसरी बात, भ्रूण में जो भी सब्सटेंसेस देने होते हैं, जो भी पदार्थ भ्रूण को प्रोवाइड करने होते हैं, वो सारे कार्य ये करती है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो कार्य है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये पोषण प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करेंगी, ठीक है, पोषण प्रदान करने का कार्य करेंगी, ठीक है। ये रेस्पिरेशन की क्रिया भी करती हैं, इसका मतलब हुआ कि ये श्वसन क्रिया को भी कर सकती है, ठीक। इसी के साथ हम बोलते हैं कि ये एक्सक्रीशन भी करती हैं। इसका मतलब हुआ कि ये उत्सर्जी तंत्र की तरह उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये O2 ऑक्सीजन के भी एक्सचेंज, ऑक्सीजन में जो विनिमय प्रकार की क्रिया होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सीजन का जाना, उसमें भी ये हेल्प करे। तो इस तरह की क्रियाओं को ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां करवाती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स इस प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करवाती हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जंतु हैं, उन्हें हमने दो भाग में विभक्त किया, ठीक है। उन्हें हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक भाग होता है एनेम्नियोटा, ठीक है, पहला भाग कहलाता है एनेम्नियोटा भाग, और ये हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, जंतुओं को विभक्त कर रहे हैं। दूसरा भाग होता है एम्नियोटा, ठीक है। इस तरह से दो भाग में विभक्त किया है। टू टाइप्स के एनिमल्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एनेम्नियोटा का अर्थ ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, एन मतलब एब्सेंट है, एक तरह से अनुपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं EEM, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन, या फिर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां यहाँ पर क्या रहेंगी? अनुपस्थित रहेंगी, ठीक है। इसलिए इनको नाम दिया है एनेम्नियोटा, मतलब ये अनुपस्थित है। इनको एम्नियोटा ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि इनमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो हैं वो उपस्थित रहेंगी, इनकी प्रेजेंस देखी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये एम्नियोटा के मेंबर, ठीक। दूसरी बात, एनेम्नियोटा के एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण जब देखते हैं तो उसमें आती है फिशेस, एम्फीबियंस, ठीक, जिनके अंदर ये झिल्लियां उपस्थित रहती हैं। वहीं अगर हम एम्नियोटा की बात करते हैं तो इनके उदाहरण आते हैं हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एवीज एंड मैमल्स। इन सब में हमें क्या देखने को मिलेंगी? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए हमने इसे ग्रुप में किस में रखा है? एम्नियोटा, जिसके अंदर इनकी उपस्थिति देखी जाती है। दूसरी बात,
जो यहाँ देखने को मिलती है, हम इन्हें एम्ब्लियोटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों में एक झिल्ली का नाम एम्ब्लियन है। ठीक है, एक झिल्ली का नाम एम्ब्लियन होता है, उसी के आधार पर इन्हें हम एम्ब्लियोटा कहते हैं। ठीक है, एम्ब्लियोटा एंड एम्ब्लियोटा। ये चीज हमें आसानी से समझ आ जाती है, बहुत आसान सी चीज है कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को, जंतुओं को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, नॉर्मली जब हम एम्ब्रियो की बात करेंगे, ठीक है, तो भ्रूण के अंदर हम देखते हैं दो प्रकार के भाग देखने को हमें मिलेंगे। एक भाग कहलाता है एरिया पेलुसिडा भाग, ठीक है, और दूसरा भाग कहलाता है एरिया ओपेका भाग। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये ओपेक होता है, इसका मतलब ये कैसा भाग है? अपारदर्शी। ठीक है, और ये भाग पारदर्शी भाग कहलाता है। ठीक है, पारदर्शी भाग पेलुसिडा ट्रांसपेरेंट भाग है, ओपेका अपारदर्शी भाग। ये चीज है, पेलुसिडा भाग जो है वो अंदर की तरफ भ्रूण में व्यवस्थित रहेगा, इनर साइड में एम्ब्रियो में उपस्थित रहता है। ओपेका भाग बाहर की तरफ एम्ब्रियो में, भ्रूण में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, ये चीज हमें पता चला। अब पेलुसिडा भाग जो है, इससे तो किसका निर्माण होता है? हमारी भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। दूसरा भाग जो है एरिया ओपेका, इससे किसका निर्माण होता है? हमारी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण इस भाग से। ठीक है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि भ्रूण दो भागों में बंट जाता है और एक भाग एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है, दूसरा भाग झिल्लियों का निर्माण करता है, और ये झिल्लियां फिर भ्रूण के निर्माण में ही सहायता प्रदान करती हैं, एक तरह से हेल्प कर रही हैं ताकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या हो सके? प्रॉपर्ली वहां पर हो जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की, इन झिल्लियों की बात पे आते हैं, तो ये चार प्रकार की झिल्लियां यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये चार प्रकार की झिल्लियां हमें देखने को मिल सकती हैं। किन किन में? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमेलिया में। ठीक, अब इन झिल्लियों की हम उपस्थिति देख लेते हैं एक बार कि नॉर्मली एक जनरल इंट्रोडक्शन के वे में कहाँ-कहाँ ये झिल्लियां उपस्थित रहती हैं।
ठीक है, इस तरह से 4 झिल्लियां यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, एम्ब्रियोन, इसका मतलब ये कहाँ व्यवस्थित है, हमारे भ्रूण के चारों तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से भ्रूण है, एम्ब्रियो है, इसके आसपास जो झिल्ली उपस्थित रहेगी उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोन, जिसका मतलब हुआ कि पहली झिल्ली जो है वो हमारी एम्ब्रियोन है। दूसरी झिल्ली कोरियन कहलाती है, जो कि हमारे सबसे बाहर की तरफ की पूरी संरचना जो है इसे हम कहते हैं कोरियन। ठीक है, सबसे बाहर व्यवस्थित रहेगी कोरियन झिल्ली। तीसरी झिल्ली आती है हमारी पित्तक कोश या योक सैक, और ये वाली जो है भाग इसे हम कहते हैं पित्तक कोश। तो ये तीसरी झिल्ली हुई योक सैक। ठीक, ये कहाँ उपस्थित है, भ्रूण से जुड़ी हुई है, नीचे की तरफ उपस्थित है। अब चौथी झिल्ली की बात करेंगे हम, ये है एलेक्टॉइस, जो कि ये भी भ्रूण से भी जुड़ी हुई है और यहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की झिल्लियां यहाँ हैं। एम्ब्रियोन, जो कि एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर रही है, कोरियन जो कि सबसे बाहर की तरफ व्यवस्थित है, योक सैक पित्तक कोश जो कि भ्रूण के नीचे की तरफ व्यवस्थित है, और एलेक्टॉइस जो कि भ्रूण से ही जुड़ी हुई है। इस तरह से 4 झिल्लियां हैं। अब जब हम बोलते हैं कि गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुला भवन होता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, उस समय पे हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि गैस्ट्रुला निर्माण के टाइम पर 3 प्रकार की लेयर्स बनती हैं, 3 प्रकार की मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, जिन्हें हम जर्म लेयर के नाम से जानते हैं। और कौन सी होती हैं वो, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये 3 प्रकार की झिल्लियां उपस्थित रहती। अब इनके निर्माण में हम बोलते हैं कि कोई भी 2 झिल्लियां भाग ले सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एम्ब्रियोन और कोरियन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों मिलकर भाग लेते हैं। मतलब बाहर वाली और बीच वाली जो झिल्ली है ये दोनों मिलकर यहाँ पर भाग लेते। वहीं हम योक सैक और एलेक्टॉइस की बात करते हैं तो इन दोनों में कौन कौन सी झिल्ली भाग लेती है, मेसोडर्म बीच वाली और अंदर वाली एंडोडर्म, ये दोनों झिल्लियां यहाँ पर भाग ले। पहली बात तो ये कि कोरियन कहाँ उपस्थित होती है, सबसे बाहर की तरफ। तो इसमें तो हम बोल सकते हैं आसानी से कि एक्टोडर्म जो है जो बाहर उपस्थित होगी वही यहाँ पर भाग ले। ठीक है, मेसोडर्म दोनों में उपस्थित है, पर एक्टोडर्म क्यों भाग ले रही, क्योंकि कोरियन संरचना सबसे बाहर की तरफ है और कोरियन और एम्ब्रियोन का निर्माण हम मान के चलते हैं एक साथ होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होता इनका निर्माण, इन दोनों का निर्माण एक साथ ही होता है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का निर्माण किससे हो रहा है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। वहीं योक सैक और एलेक्टॉइस, देखो ये पित्तक कोश है, योक सैक है, ये एलेक्टॉइस है, ये दोनों संरचनाएं कहाँ हैं, अंदर की तरफ उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर कौन सी लेयर आती है, एंडोडर्म, भीतर वाली लेयर यहाँ पर आएगी और मेसोडर्म यहाँ पर उपस्थित है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक्टोडर्म और मेसोडर्म ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हम इन दोनों लेयर्स को क्या कहते हैं मिलाकर, सोमैटोक्लूड। सोमैटोक्लूड मतलब हम बोलेंगे कि एम्ब्रियोन और कोरियन का जो फॉर्मेशन है इन दोनों का निर्माण किससे हो रहा है, सोमैटोक्लूड से। सोमैटोक्लूड किससे बन रही है, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म से। ठीक, दूसरी बात, एंडोडर्म और मेसोडर्म अगर आपस में मिलते हैं तो इस लेयर को हम बोलते हैं स्प्लैंक्नोक्लूड।
कि यॉर्क सैक, पित्तक कोश और एलेंटॉइस का निर्माण, इन दोनों का फॉर्मेशन स्प्लैंक्नोप्लूर से हो रहा है, जो किससे मिलकर बनी है, एंडोडर्म और मेसोडर्म, मध्य वाली और अंदर वाली भित्ति से मिलकर बनी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा कि 4 प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं जो, और किस तरह से कहां-कहां व्यवस्थित हैं और किन कोशिकाओं से मिलकर बनती है। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे जाकर, इनका डेवलपमेंट, इनका परिवर्धन क्या हो रहा है और इनके अलग-अलग कार्य क्या है। ये तो हमने एक साथ कार्य देखे थे, अब यहाँ हम इनका अलग-अलग कार्य देखेंगे कि कौन सी झिल्ली क्या कार्य करती है। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहली झिल्ली की बात करेंगे हम, सबसे पहली मेम्ब्रेन की बात करेंगे यॉर्क सैक, ठीक है, जिसे हम पित्तक कोश के नाम से जानते हैं। एक बार इसकी संरचना देखते हैं किस तरह से बन रही है। की संरचना देख रहे हैं हम किस प्रकार से यहाँ पर
संरचना बन रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ बोला कि पित्तक कोश का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। हमें डेवलपमेंट पहले देखना है, परिवर्तन, फिर इसके फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर पित्तक कोश का निर्माण किस तरह से हो रहा है, ये चीज हमें देखनी है। पहली बात जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। और ये जो निर्माण चल रहा है ये हम मान के चलते हैं कि 19th डे पर इस तरह की संरचना का निर्माण होने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर आगे वाले भाग में सिर वाला भाग बन रहा है, हेड भाग बनेगा, पीछे वाले भाग में पूंछ वाला, टेल वाला भाग बनेगा। ऊपर की तरफ क्या उपस्थित है, नोटोकॉर्ड उपस्थित है, नर्व कॉर्ड उपस्थित है। ठीक है, ये दोनों संरचनाएं उपस्थित। ये चीज हमें क्लियर हो गई। ये अग्र भाग है, ये पश्च भाग, एंटीरियर भाग है, और उधर की तरफ पोस्टीरियर भाग उपस्थित है। दूसरी चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि इनका निर्माण हो किससे रहा है, स्प्लैंक्नोप्लूर से, जिसको हमने बोला था कि यहाँ पर एंडोडर्म और मीजोडर्म, अंदर वाली लेयर और बीच वाली लेयर दोनों मिलकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को स्प्लैंक्नोप्लूर नाम देते हैं। स्प्लैंक्नोप्लूर लेयर दो लेयर से मिलकर बनी है। ठीक, अब दोनों साइड पर आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी ये लेयर, ये जो स्प्लैंक्नोप्लूर है, ये क्या करेगी, अंदर की तरफ वलन करेगी, एक अंतर वलन करेगी और एक पॉकेट का निर्माण करेगी। उस पॉकेट को हम क्या बोल रहे हैं, जिस जगह पर वो पॉकेट बन रही है उसके हिसाब से उसको हम नाम देंगे। जैसे अगर सिर वाले भाग की तरफ बन रही है तो हम बोलते हैं कि सिफेलिक भाग जो होता है वो सिर की तरफ उपस्थित है। जैसे इस पॉकेट का नाम है सब सिफेलिक पॉकेट। पीछे हम बोलते हैं कॉर्डल भाग होता है, इसलिए इस भाग का नाम है सब कॉर्डल पॉकेट। सब क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ उपस्थित है। ठीक है, पॉकेट अगर ऊपर होती
तो हम सब नाम नहीं लगाते, पर सब सेफेलिक पॉकेट है इसका मतलब सिर वाले भाग की तरफ, कॉर्डल है मतलब पश्च भाग की तरफ उपस्थित। ये चीज हमें क्लियर है। अब हम आगे की तरफ जाएंगे तो इसमें और ज्यादा अंतर्वलन होगा और ये वाली जो भाग है ये धीरे धीरे बीच में आने लगे। पहली बात तो ये क्योंकि ये आगे की तरफ का भाग है तो इस भाग को हम फोरगट कह सकते हैं। जो हमारी एलिमेंट्री आहार नाल होती है उसका आगे का भाग फोरगट कहलाएगा, बीच वाला भाग मध्य आंत्र भाग कहलाएगा, मिडगट कहलाएगा, पीछे वाला भाग हाइंडगट कहलाएगा, पश्च आंत्र। मतलब अग्र आंत्र, मध्य आंत्र और पश्च आंत्र, इन तीनों भागों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों भाग तो प्रॉपर्ली कवर्ड हैं, दोनों जगह से कवर्ड हैं, लेकिन जो बीच वाला भाग है, मध्य आंत्र वाला भाग है, वो क्या है, खुला हुआ है। लेकिन जब ये पॉकेट्स धीरे धीरे और अंतर्वलन करेंगी, अंदर की तरफ आएंगी, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है वहां पर, ठीक है, अंदर की तरफ आएंगी, तो ये जो इतना बड़ा मिडगट भाग था, मध्य आंत्र भाग था, वो धीरे धीरे पास में आ रहा है और छोटा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये पास में आ रहा है। ये चीज हमें पता चल गई। अब ये जो स्प्लैंक्नोफ्लूइड भाग है ये धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे की तरफ से कवरिंग कर लेगा। ठीक है, नीचे की तरफ फैलकर पूरा कवर कर लेगा। तो इस भाग को फिर हम नाम देते हैं पित्तक कोश या योग सैक। पहली बात तो ये कि इस योग सैक के अंदर उपस्थित क्या होगा, पित्तक। तो इसके अंदर पित्तक उपस्थित होगा, योग उपस्थित रहेगा। ठीक है, और ये जो हमने बनाया है ये डॉटेड डॉटेड संरचना, ये क्या है, योग। योग यहाँ पे उपस्थित है और योग को इसने पूरा स्प्लैंक्नोफ्लूइड जो झिल्ली है उसने पूरा नीचे से जोड़ लिया है, अराउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसको हम बोलेंगे योग सैक, पित्तक कोश। अब ये पित्तक कोश जिस भाग से जुड़ा हुआ है, बीच वाले भाग से, उसको हम नाम देते हैं योग स्टॉक या फिर पित्तक वृत्त। ठीक है, वृत्त है जहां से भ्रूण से ये जुड़ा हुआ है, और जब हम बोलेंगे पित्तक जब जा रहा है ऊपर की तरफ तो इसी भाग से जाएगा। अब दूसरी बात, ये चीज हमने देख ली कि स्प्लैंक्नोफ्लूइड से बना हुआ है, पित्तक कोश है, इसमें दो प्रकार की पॉकेट्स उपस्थित रहेंगी। ठीक, मेसोडर्म भाग जो है और इसी के साथ हम बोलेंगे मिडगट भाग जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, बाद में धीरे धीरे एंड में आते आते, ठीक है, धीरे धीरे स्मॉल हो रहा है, ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ। ठीक, दूसरी चीज, अब इस पित्तक कोश के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं हमें मिलेंगी। ठीक है, दो प्रकार की संरचना इस पित्तक कोश में हमें देखने को मिलेगी। एक तो एंडोडर्मल सेल्स उपस्थित रहेंगे इसके अंदर, एंडोडर्मल कोशिकाएं उपस्थित रहेंगी, और एक योग सैक सेप्टा, यहाँ बोल सकते हैं पित्तक कोश वलन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस पित्तक कोश में अंदर की तरफ वलन उंगलीनुमा संरचनाएं जो होंगी वो उपस्थित रहेंगी। इन्हें हम नाम देंगे योग सैक सेप्टा। अब जब पित्तक को भ्रूण तक भेजना होगा तो कार्य इन दोनों का ही होगा। एंडोडर्मल कोशिकाएं तो क्या करेंगी, पित्तक को एब्जॉर्ब करेंगी, डाइजेस्ट करेंगी। ठीक है, एंडोडर्मल कोशिकाएं पित्तक को क्या करेंगी, यहाँ तक लेकर आएंगी, और यहाँ पे जो सेप्टा भाग है, जो वलन वाला भाग है, वो यहाँ से एम्ब्रियो को पित्तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर विटिलाइन वेन्स भी उपस्थित होंगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या उपस्थित हैं, पित्तक शिराएं उपस्थित हैं, जो कि पित्तक तक पहुंचने में मदद करेगी। ठीक है, भ्रूण तक
विटिलाइन वेन्स, पित्तक शिराएं। और बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे कि पित्तक शिराएं आगे जाकर आर्टरीज भी बना रही हैं, पित्तक धमनियों का भी निर्माण कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर विटिलाइन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज हमें क्लियर है कि किस प्रकार से यहाँ पर संरचना बन रही है। स्प्लैंक्नोफ्लूर से बन रही है, वलन बन रहे हैं, पॉकेट्स बन रही हैं और पॉकेट्स बाद में धीरे फैलकर पूरा इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पित्तक कोश का निर्माण हो जाता है। अब जब हम इसके कार्य को देखते हैं, ये फोरगट थी फंक्शंस ऑफ योग सैक। पहले हमने डेवलपमेंट देखा, फंक्शंस देखते हैं तो सबसे पहली चीज तो हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या करता है, योग को, पित्तक को ट्रांसपोर्ट करता है कहां तक, एम्ब्रियो तक। ठीक है, एक छोटा सा वृत्त है, योग स्टॉक है, उसके द्वारा एम्ब्रियो तक पित्तक को ले जाता है, भ्रूण तक पित्तक को लेकर जाता है। ये इसका कार्य है। दूसरा कार्य जो है, इसके कारण क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार के पोषक पदार्थ की तरह कार्य करके क्या कर रहा है, ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसकी वृद्धि करा रहा है, जिससे भ्रूण आसानी से बन सके, उसे सारे पोषण पदार्थ वहां पर मिल सके। तो हम ये मान के चलेंगे कि जैसे जैसे भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे ये जो पित्तक कोश है ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि योग की मात्रा भी कम हो रही, योग यूज किया जा रहा है यहाँ पर, योग का अमाउंट भी कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और डेवलपमेंट के बाद योग ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है ताकि पोषक पदार्थ जो है वो प्रदान किए जा सके। तो जैसे ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, इसका मतलब ये हो गया कि भ्रूण काफी हद तक परिवर्तित हो चुका है, डेवलप हो चुका है। और बाद में क्या होगा, भ्रूण अपने अंदर ही बाद में एक छोटी सी झिल्लीनुमा आकृति बच जाएगी पित्तक कोश की। जब पूरा भ्रूण डेवलप हो चुका होगा तो ये भ्रूण ही अपने अंदर इस झिल्ली को खींच लेगा और अपने अंदर ही समा लेगा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को अपने अंदर ले लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। राइट, तो इस तरह से पित्तक कोश वर्क करेगा। फंक्शन हमें समझ आ गया, इसका फंक्शन क्या। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन। कर चुके हम बात, तो हम लास्ट में ये भी देख लेते हैं कि योग सैक जो है, पित्तक कोश जो है, उसकी अगर साइज कम हो रही है, जिसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ग्रोथ बढ़ रही है। मतलब योग सैक जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ से, या हम बोल सकते हैं योग जो है, पित्तक जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पित्तक की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब ग्रोथ बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब पित्तक का यूज वहां पर किया जा रहा है।